वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। उससे पहले कि डॉक्टर रिया चारू की सवालों का जवाब देते, तभी उनके मोबाइल पर कॉल आता है। कमरे में नेटवर्क ना मिलने पर वो बाहर जाकर बात करने लगी। चारू उनकी बात सुनकर हैरान थी कि एक कोर्ट केस का क्या मामला है। उसको और इंतजार करना पड़ रहा था, इसलिए उसकी बेचैनी और बढ़ने लगी। वो वहां से उठकर दूसरे कमरे में जाने लगी। उसको देखकर रोहित भी चारू के पीछे गया। चारू कमरे के अंदर जाने पर देखी कि उस कमरे की हर सामान ठीक तरह से रखी हुई है। हर चीज अपनी जगह पर थी। तब उसकी नजर एक जगह पर गई तो वहां पर थम गई। उस कमरे में प्रेम की एक बड़ी तस्वीर लगी हुई थी, जिस पर माला टंगी हुई थी। जब चारू और रोहित वो तस्वीर देखी तो वो दोनों हैरान हो गए। चारू और भी ज्यादा परेशान हो गई। पूर्वी के बारे में वो सोच सोच कर उसकी हालत और भी खराब हो रही थी। रोहित उसे जल्दी से कमरे से बाहर ले आया। तब डॉक्टर रिया भी आ गई। एक कमरे में प्रेम की तस्वीर लगी हुई है, जिसमें माला टंगी हुई है। क्या हुआ था प्रेम को? बोलिए रिया जी। सच कहूँ तो पूर्वी के लिए जो गड्ढा उसने खोदा था, वो उसमें खुद ही गिर पड़ा। पहेलियां मत बुझाइए रिया जी, साफ साफ बताइए क्या हुआ था। मैं ऐसे भी बहुत परेशान हूँ। मेरा मन पूर्वी को लेकर बहुत बेचैन हो रही है। उस दिन प्रेम पूर्वी को मारने के लिए उसके ऊपर जानलेवा हमला किया था, लेकिन पूर्वी गेस्ट हाउस से बाहर कर निकल आई। वो भागते भागते एक गाड़ी के पास पहुंच गई। वहां पर एक हस्बैंड और वाइफ खड़े थे। पूर्वी ने उनको सारी बात बताई। तभी प्रेम वहां पर पहुंच गया और गोली चलाने लगा। एक गोली वहां पर खड़े हुए आदमी के पैर पर लगा। ये देखकर पूर्वी गुस्से में आकर हिम्मत कर प्रेम की हाथ पकड़ लिया और अपनी पूरी ताकत से बंदूक प्रेम की ओर घुमा दिया। तब बंदूक की गोली प्रेम की गर्दन पर लगी और प्रेम वहीं पर गिर गया और कभी नहीं उठा। उतनी देर में वहां पर पुलिस आ गई और पूर्वी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बोलते बोलते डॉक्टर रिया चुप हो गई। सब खामोशी से सुन रहे थे। क्या पूर्वी अभी जेल में है? नहीं, पूर्वी के ऊपर प्रेम की हत्या का मुकदमा चला था, लेकिन तमाम सबूत और गवाहों से ये पता चला कि एक दुर्घटना थी। पूर्वी ने अपनी और दूसरे लोगों की जान बचाने के लिए ही एक कदम उठाया था। सरिता जी ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो एक केस जीत नहीं पाई, जिसका उन्हें बहुत आघात लगा और वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी और अब पागल की तरह बिहेव करने लगी हैं। ये सब सुनकर चारू की आंखें भर आई। रिया जी, पूर्वी अब कहाँ है? जब संसार से मन भागता है तो प्रभु चरणों में ही रमता है। इंस्पेक्टर अशोक उस वक्त पूर्वी की केस हैंडल कर रहे थे। वो पूर्वी को अपनी बहन की तरह मानने लगे थे। पूर्वी अब उनके पास हरिद्वार में रहती है। तभी रिया का मोबाइल पर फिर से कॉल आता है। अशोक जी का कॉल है। अगर आप लोग चाहें तो हम कल उनसे समय ले सकते हैं। जी जरूर। डॉक्टर रिया अशोक जी से बात किए और उनसे मिलने की समय मांगी और उनको सारी बात बताई। सारी बात सुनकर अशोक जी ने भी मिलने की इजाजत दे दी। हमें अशोक जी ने मिलने की इजाजत दे दी है। हम सबको आज ही हरिद्वार के लिए निकलना पड़ेगा। उसके बाद रोहित जल्दी से सबका फ्लाइट का टिकट करता है और सब हरिद्वार के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर सब टैक्सी में अशोक जी के घर के लिए निकल पड़ते हैं। करीब सुबह की 7 बजे वो सब वहां पर पहुंच जाते हैं।
उनके घर को देखकर पता चलता था कि अशोक जी प्रकृति प्रेमी हैं। चारों तरफ फैली हरियाली और फूलों के खुशबू ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। तभी अशोक जी वहां पर पहुंचे। काफी शांत और अच्छे स्वभाव के थे अशोक जी। आते ही सबको राम राम कहे और अपना परिचय दिए। डॉक्टर रिया अशोक जी को सबका परिचय दिए। वो सबसे मिलकर बहुत खुश हुए। बगीचे में ही अशोक जी ने सबके लिए चाय नाश्ता का इंतजाम कर दिया था। चारों बेसब्री से पूर्वी की इंतजार में इधर उधर देख रही थी। तब अशोक जी ने उसे देखकर कहा, प्रेम कभी रिश्तों का मोहताज नहीं होता। मैंने आपके और पूर्वी के रिश्ते से जाना। उसकी बातों में हर वक्त आपका ही जिक्र होता है। अशोक जी के बातें सुनकर चारू की आंखें भर आई। याद करती है पूर्वी मुझे तो लग रहा था कि वो मुझे भूल गई है। ये सवाल आप खुद ही उसे पूछ लीजिए। बहुत जल्द आप दोनों की मुलाकात होगी। दरअसल जो कुछ भी उसके साथ हुआ, उससे बाहर निकलने में उसे काफी समय लग गया। अनजाने में ही सही प्रेम का उसकी हाथों से खून हो गया था। वो उस बात के लिए खुद को माफ नहीं कर पा रही थी। उस अपराध की बोझ से निकलने के लिए उसे बहुत समय लग गया। यही सोचकर मुझे भी हैरान होती है अशोक जी। पूर्वी जैसी लड़की जो कभी मच्छर नहीं मारती थी, सबसे प्रेम करती थी, बस अपनी जिंदगी में सबको देना ही जानती थी, कैसे उसकी हाथों से अनजाने में ही सही प्रेम का खून हो गया। समझ में नहीं आता, आखिर दोषी कौन है, किसकी गलती थी? चारू बहुत भावुक होकर बोली, दोषी वो स्वयं है। एक महिला की कोमल स्वर सुनाई दी। तब चारू मुड़कर पीछे देखी तो पूर्वी वहां पर खड़ी थी। पूर्वी? उसके बाद चारू दौड़कर उसे गले लगा दी। पूर्वी को देखकर सब खुश हो गए। काफी समय तक चारू और पूर्वी गले लगे रहे। मम्मा, ये कौन है? आप उन्हें देखकर इतना खुश क्यों हो रहे हैं? पीहू बेटा, यही तो तुम्हारी पूर्वी मासी है। अच्छा, तो ये पूर्वी मासी है। मासी, आपको पता है मम्मा आपके लिए कितना परेशान थी। दिन रात आपके बारे में सोच कर रोती रहती थी। उन्हें देखकर मुझे भी दुख होता था और मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करती थी कि आप जल्दी से मिल जाए। भगवान ने मेरी बात सुन ली। देखो, आप मिल गए। ये तो आप चारू की बेटी हो? पूर्वी ने खुशी से पीहू को अपनी गोदी में ले ली और उसे ढेर सारा प्यार किया। उसके बाद पूर्वी चारू के हाथ अपनी हाथ में लेकर कहा, दोषी मैं स्वयं हूँ चारू। जब परिस्थितियाँ नहीं सुधर रही थी, तब मुझे कुछ ना कुछ आइडिया हो गया था कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है। फिर मैं भी आंखें बंद करके किसी चमत्कार की उम्मीद में जी रही थी। मुझे वक्त रहते ही कुछ ठोस कदम उठा लेना चाहिए था चारू। तुमने भी मुझे कई बार समझाया था कि प्रेम से अलग होकर एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए मैं आगे बढ़ूं। लेकिन जब तक हम ठोकरें नहीं खाते, अनमोल सबक नहीं सीख पाते। अगर उस दिन काव्या की जगह कोई और लड़की होती तो शायद वो मुझे कभी नहीं बचाती। मैं काव्या की बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसने मुझे लड़ने की ताकत दी। प्रेम को मार के मैं बहुत दुखी थी, लेकिन बाद में मैंने जाना कि जगत जननी माँ दुर्गा जब दुष्टों का संहार करते हैं, तब हम सभी उत्सव मनाते हैं। फिर प्रेम जैसी राक्षस को मारकर मैंने क्या गलत किया? उसने मेरी और काव्या की जिंदगी बर्बाद करके हमें मारना चाहता था। यहाँ तक कि बेकसूर आदमी के ऊपर भी उसने गोली चलाया था। अगर मैं उसे नहीं मारती तो वो हम सबको मार डालता। क्या ये सही होता? अगर वो जिंदा होता तो काव्या और मेरी तरह ना जाने कितने लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दिया होता। इसलिए मैंने उसे मार के कोई गलत नहीं किया। मुझे अब उसकी मौत से कोई पश्चाताप नहीं हो रहा है।
तुम मुझे गलत मत समझो चारू। यहाँ हरिद्वार में पहले मैं दिन रात भक्ति में डूबी रहती थी, लेकिन मेरे मन को कोई भी शांति नहीं मिल रही थी। उसके बाद अशोक भैया ने मुझे गुरुजी से मिलाया। गुरुजी ने मुझे ध्यान कराना सिखाया, गीता का ज्ञान दिया। और फिर अशोक भैया ने मुझे ऐसे परिवारों से मिलाया जिसकी घर की बेटियां अन्याय का शिकार हो गई थी और उनके पास उनको याद करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। सच कहूँ तो ये सफर बहुत लंबा था, लेकिन मेरी स्वयं की यात्रा ने मैंने जाना कि जीवन कठिन भी है और आसान भी। हमारी जीवन हमारी किए हुए निर्णय पर निर्भर करता है। ये निर्णय लेने की क्षमता एक अच्छे दिल और दिमाग की व्यक्ति में ही हो सकती है। इसलिए ये जरूरी है कि हर घर में श्रीमद् भगवद गीता और रामायण जी का अनुकरण हो, केवल शब्द से नहीं, कर्मों से। माता पिता स्वयं अपनी बच्चों को ये शिक्षा दें ताकि एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके जहाँ सब खुश रहें। यानी सरल भाषा से कहूँ तो हमें हमारी संस्कृति के साथ जुड़ना है। इतना कहकर पूर्वी चुप हो गई। सब उसकी बातें सुनकर तालियां मारने लगे। आखिर में चारू को इतनी कोशिश करने के बाद उसकी सहेली पूर्वी मिल गई। इसलिए कहते हैं हौसलों से उड़ान होती है, सच्ची दोस्ती से ही पहचान होती है। जिंदगी में सब कुछ मिल जाता है जब हमारी दोस्ती में जान होती है।